नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं अबाउट एंथम फॉर डूम्ड यूथ। एंथम फॉर डूम्ड यूथ, अब ये जो पूरी पोइम है इसे हम किस तरीके से समझेंगे, सबसे पहले मैं उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे देता हूं। तो इस पोइम के अंदर हम सबसे पहले इसके कॉन्टेक्स्ट या फिर कह लेंगे इसके बैकग्राउंड को डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे इसकी समरी को। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ये जो पूरी पोइम है इसके अंदर 2 स्टेंजाज हैं, ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे कि पहला स्टेंजा क्या कहता है और दूसरा स्टेंजा क्या करता है, यानी कि दोनों स्टेंजाज की एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अबाउट द थीम ऑफ द पोइम और सबसे एंड में हम डिस्कस करने वाले हैं पिछले ईयर के जो क्वेश्चंस आए थे इस पूरी पोइम से रिलेटेड उसको, यानी कि उसको करने के बाद आपको एक बस कॉन्फिडेंस आ जाए कि इस पूरी वीडियो के दौरान जो कुछ भी आपने सुना है, जो कुछ भी आपने समझा है, उसके बेसिस के ऊपर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के काबिल हो या नहीं हो। अगर तो आपसे पिछले साल के क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जा रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपने मैंने सही से इस पोइम को समझाने की कोशिश की है और आपने सही से उस पूरी पोइम को समझी है, ठीक है। सेकंड पॉइंट कि अगर आप पिछले साल के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर ले रहे हो, इसका मतलब है कि अगले साल के भी अटेम्प्ट हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर एक पैटर्न है जो आपको लास्ट में देखने को मिलेगा, ठीक है। और बहुत मजा भी आने वाला है लास्ट में जब आप उन क्वेश्चंस को देखोगे तो, ठीक है, क्योंकि आपका फिर ये पोइम उस हिसाब से कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो आइए शुरू करते हैं इस पोइम को डिस्कस करना। अच्छा, अब इस पोइम को समझने से पहले इस पोइम के अंदर कुछ नहीं, बहुत सारे थोड़े डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जिनके बारे में हो सकता है कि आपको ना पता हो सकता है कि कईयों को पता भी हो, ठीक है। तो मैंने यहां पर एक लिस्ट लगा रखी है, तो आप उस लिस्ट के को एक बार गो थ्रू कर लो, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हर वर्ड का मीनिंग क्या है, जिससे कि पोइम के बीच में आपका जो माइंड है वो डिस्टर्ब नहीं होगा कि भाई अब एक लाइन हमने पढ़ी, हमने उस लाइन को समझा, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उस पर्टिकुलर जो उसके अंदर इंपॉर्टेंट वर्ड है उसका मतलब क्या है, ठीक है। तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है उसमें, तो इसलिए अच्छा यही होगा कि सबसे पहले आप इन वर्ड्स को एक बार फटाफट देख लो, ताकि फिर आगे पोइम के अंदर आपको आसानी हो इसे समझने में, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेके कहीं और किसी सिस्टम के अंदर देख सकते हो या फिर इसको पेन पेपर से लिख लो। ज्यादा वर्ड्स नहीं है तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके पहले लिख लेना, उसके बाद ही आगे बढ़ना। अगर नहीं लिखा तो आगे मत बढ़ना, पोइम यहीं छोड़ो, चले जाओ, ठीक है। चलिए, तो अब आई होप कि आपने इनके जो मीनिंग्स होंगे इन वर्ड्स के उनको एक बार के लिए पढ़ लिया होगा। आगे जब ये वर्ड्स दोबारा रिपीट होंगे तब भी मैं इसके मीनिंग बताऊंगा, लेकिन आपने पहले कर लिया होगा तो आपको फिर वो हमेशा के लिए याद रह जाएगा, राइट। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि आप पहले उसको लिख लो। अब शुरू करते हैं इस पोइम के साथ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा पैटर्न क्या रहने वाला है, सबसे पहले हम इसका कॉन्टेक्स्ट या बैकग्राउंड, जो भी आप इसे समझे कि किसी पोइम का कॉन्टेक्स्ट क्या है या किसी पोइम का बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले है बैकग्राउंड ऑफ द पोइम। तो जब मैं कह रहा हूं बैकग्राउंड ऑफ द पोइम, तो उसी समय हम ये भी इसको देखेंगे कि मैं बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट हमारे लिए दोनों चीजें सेम है, ठीक है। और अगर किसी को नहीं पता है कि कॉन्टेक्स्ट किसको बोलते हैं या बैकग्राउंड किसको बोलते हैं, या फिर यहां पे हम किस तरीके से कॉन्टेक्स्ट या बैकग्राउंड किसको बोल रहे हैं, तो उनको मैं बहुत ही आसान भाषा में ये चीज समझा दूं कि कॉन्टेक्स्ट या बैकग्राउंड का मतलब है कि वो कौन कौन से रीजंस हैं जिसके कारण पोइट जो है वो ये पोइम लिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो उसके पीछे के क्या रीजन हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई रीजन ये हुआ कि आपके एग्जाम है तो आपको उसके लिए आंसर लिखना है एग्जाम के अंदर, तो आप एग्जाम पर्पस से ये लिख रहे हो। तो इस वीडियो को देखने का कॉन्टेक्स्ट क्या है कि आपको एग्जाम लिखना है। और दूसरा कॉन्टेक्स्ट क्या हो सकता है कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, 2nd सेमेस्टर के अंदर में हो, तो आपका ये पूरा कॉन्टेक्स्ट हो गया जिस कॉन्टेक्स्ट के कारण आप ये वीडियो देख रहे हो। इसी तरीके से पोइट का भी कोई कॉन्टेक्स्ट होगा, कुछ रीजंस होंगे जिसके कारण पोइट ये पोइम लिख रहा है, ठीक है। तो हम उस रीजंस को डिस्कस करेंगे और उसी को हम कह रहे हैं कि हम उस पोइम का कॉन्टेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं।
सेकंड, आप ये याद रखना कि जब भी आप कॉन्टेक्स्ट डिस्कस करोगे या आप कॉन्टेक्स्ट को समझोगे तो इसके आपको दो जगह फायदे होने वाले हैं। पहली, जब आप पोइम की समरी लिख रहे होगे तो जब उसकी शुरुआत करोगे, जब उसकी इंट्रोडक्शन लिखोगे तो उस जगह पे आपको कॉन्टेक्स्ट यूजफुल होगा। सेकंड, जब आप लिख रहे होगे रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, तो उसमें तो सिंपल सा मतलब ये है कि आप उस कॉन्टेक्स्ट को ही रेफर कर रहे हो। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या है कि रेफर टू द कॉन्टेक्स्ट इन विच द पोइम इज बीइंग रिटन, ठीक है, तो किस कॉन्टेक्स्ट में इस पोइम को लिखा गया है, हम उस कॉन्टेक्स्ट को रेफर करते हैं। तो इन दोनों जगहों के ऊपर आपको रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट जो है वो काम आने वाली है, ठीक है। चलिए, तो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, या फिर इसको इंट्रोडक्शन कह लें, या फिर इसको कह लें कि किन सिचुएशंस के अंदर में पोइम ने ये पोइम लिखी है, ठीक है। तो इसको समझने से पहले कि किस कॉन्टेक्स्ट में पोइट ने ये पोइम लिखी है, उसके पहले थोड़ी बहुत हम इंफॉर्मेशन जान लेते हैं पोइट के बारे में, कि पोइट कौन था, कहां का था, क्या करता था, वगैरह वगैरह चीजें, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अबाउट द पोइट का पोर्शन, यानी कि अबाउट द पोइट। तो ये जो एंथम फॉर डूम्ड यूथ, ये जो पोइम है, ये पोइम लिखी है विल्फ्रेड ओवन ने, ठीक है। विल्फ्रेड ओवन का जो लाइफ स्पैन रहा था, यानी कि उनका जीवन काल रहा था, वो 1893 से 1918 तक का रहा था। ये जो विल्फ्रेड ओवन थे, ये एक ब्रिटिश सोल्जर एंड पोइट थे, यानी कि ये ब्रिटिश आर्मी के अंदर थे। थर्ड पॉइंट आपको इसके अंदर में ध्यान रखना है कि विल्फ्रेड ओवन ने अपनी जितनी भी पोइम्स लिखी वो मेनली उन्होंने एक साल के टाइम पीरियड के अंदर ही लिखी थी, ठीक है। यानी कि 1917 अगस्त 1917 से सितंबर 1918 के बीच का वो टाइम पीरियड था, जिस टाइम पीरियड के अंदर इन्होंने वो पोइम, अपनी जितनी भी पोइम्स थी वो लिखी थी। तो जब हम एंथम फॉर डूम्ड यूथ पढ़ते हैं तो एंथम फॉर डूम्ड यूथ के बारे में आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है कि पहली चीज कि एंथम फॉर डूम्ड यूथ इज अ वॉर पोइम। सेकंड चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो पोइम है ये एलिजी या लेमेंट है। सबसे पहले मैं आपको इन दो शब्दों का मतलब क्लियर कर देता हूं कि एलिजी क्या होता है और वॉर पोइम क्या होता है। तो एलिजी का मतलब होता है कि जब कभी भी आप किसी चीज को दुखी होकर लिखते हो, ठीक है, जिसके अंदर में भर भर के दुख लिखा हुआ है, ठीक है, उसे बोलते हैं एलिजी या लेमेंट। सेकंड, वॉर पोइट या वॉर पोइम। तो वॉर पोइम किसे बोलते हैं? अब जो वॉर पोइम है इसका मतलब क्या होता है कि जो भी पोइम वॉर से रिलेटेड है, ठीक है, चाहे वो वॉर के खिलाफ लिखी है या फिर वो वॉर के फेवर में लिखी है, तो जो भी पोइम वॉर के ऊपर लिखी जाती है उसे हम बोलते हैं वॉर पोइम। तो एंथम फॉर डूम्ड यूथ जो है वो वॉर पोइम है। तो यहीं से हमें ये चीज पता लगनी चाहिए कि एंथम फॉर डूम्ड यूथ है वो वॉर पोइम है, तो वो किस वॉर के ऊपर लिखी गई पोइम है। तो ये जो एंथम फॉर डूम्ड यूथ ये जो पोइम है ये लिखी गई थी वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि विल्फ्रेड ओवन जो कि एंथम फॉर डूम्ड यूथ के पोइट हैं, वो एक ब्रिटिश सोल्जर थे। तो विल्फ्रेड ओवन जो थे वो ब्रिटिश आर्मी के अंदर थे, और जब ये आर्मी जर्मनी के खिलाफ वॉर के अंदर फाइट कर रही थी फ्रांस के अंदर, तो विल्फ्रेड ओवन उस जगह पे मौजूद थे, ठीक है, उसी आर्मी का हिस्सा थे। तो क्या हुआ कि बीच लड़ाई के अंदर में एक शेल शॉक यानी कि गोली की आवाज, तो उनके आसपास से गोलियां निकली होंगी, जिसके कारण उनके नर्वस सिस्टम के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गई, और उसके बाद फिर वो चले गए हॉस्पिटल के अंदर। अब जब जिस टाइम पीरियड पे वो रिकवर कर रहे थे हॉस्पिटल के अंदर 1917 से 1918 के बीच में, उसी टाइम के बीच में उन्होंने पोइम लिखनी शुरू की, और ये वाली पर्टिकुलर पोइम जो है वो उसी टाइम पे उन्होंने लिखी। और फिर उसके बाद में 19 नवंबर 1918 के अंदर में फिर वो वर्ल्ड वॉर के अंदर वो ठीक होने के बाद बेसिकली दोबारा फिर अपने रेजिमेंट का हिस्सा बनने वर्ल्ड वॉर के अंदर गए थे। वहां पे उनकी मौत हो गई, और अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि उनकी मौत हुई कब? जब युद्ध विराम लग गया था। जो आर्मिस्टाइस हमने ऊपर पढ़ा था वर्ड मीनिंग के अंदर में, युद्ध विराम वो लग गया उसके 1 महीना पहले, यानी कि लड़ाई खत्म होने के जस्ट 1 महीना पहले उनकी उसके अंदर में मौत हो गई, वो वहां पे शहीद हो गए, ठीक है। और जिस समय पे वो शहीद हुए उस समय उनकी एज थी मात्र 25 ईयर्स, ठीक है।
ये है अबाउट द पोइट, जो आपको याद रखना है। नहीं भी रखोगे तो आपके बुक के अंदर जो कुछ इन्फॉर्मेशन है वो आप उसके अंदर मेंशन कर सकते हो। मैंने ये आपको पोइट के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी, ठीक है, एंथम फॉर डूम्ड यूथ। तो अभी आपको पहली चीज यहां से ये पता लग गई कि ये जो एंथम फॉर डूम्ड यूथ है वो किसने लिखी है, उसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन पता चल गई। दूसरी आपको ये पॉइंट इसके अंदर पता चला कि एंथम फॉर डूम्ड यूथ जो है वो एक वॉर पोइम है। तीसरी आपको ये चीज पता चली कि ये क्या है, ये एक एलेजी है। अब एक और चीज आप इसके अंदर में याद रखना, अभी एक जगह साइड में पेपर पे लिख लो कि ये एक वॉर पोइम है, सेकंड ये एक सोनेट है, ठीक है। सोनेट का मतलब मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो अब बस यहां पे ये लिख लो कि ये एक सोनेट है, फिर मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा कि सोनेट किसको बोलते हैं। तो अब हमने अबाउट द पोइट डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट में पोइट ने ये पोइम लिखी थी, ठीक है। हम बात करने वाले हैं इसके सबसे पहले इसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के बारे में, किस कॉन्टेक्स्ट में पोइट ने ये पोइम लिखी थी। तो जैसा कि मैंने आपको ऊपर ही बता दिया कि पोइट ने ये पोइम किस चीज से इंस्पायर होकर लिखी थी। पोइट ने ये पोइम लिखी थी वर्ल्ड वॉर 1 से इंस्पायर होके, क्योंकि पोइट ने ये देखा था कि वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर में किस तरीके से जबरदस्त लेवल के ऊपर मास किलिंग चल रही है, ठीक है। लोग लड़ाइयों में जा रहे हैं भर भर के, दोनों तरफ के लोग, ये नहीं कि कोई एक कंट्री के लोग मर रहे हैं, जितनी भी कंट्रीज हैं उस लड़ाई के अंदर में दोनों साइड के लोग भर भर के जा रहे हैं नेशनलिज्म के नाम के ऊपर कि हमें अपने देश की रक्षा करनी है, अपने देश के लिए ये चीजें कर रहे हैं। और उतने ही बड़े लेवल के ऊपर, जबरदस्त लेवल के ऊपर मास किलिंग चल रही है। और एक ऑफिशियल डाटा के हिसाब से अगर हम देखें तो अकेले वर्ल्ड वॉर के अंदर में 16 मिलियन लोगों को मारा गया था या उनकी मौत हुई थी। 16 मिलियन यानी कि 1.6 करोड़ लोग। और ये हम बात कर रहे हैं 1914 से 1919 के टाइम पीरियड, 1914 से 1919 में वर्ल्ड वॉर हुआ था। और अगर हम कंपैरिजन करें कि उस समय पे 1.6 करोड़ लोगों की वैल्यू क्या थी, तो आप बस ये देखो कि उस टाइम पे अगर हम देखें तो इंडिया के अंदर मुश्किल से 30 से 40 करोड़ लोग होंगे, आज 150 करोड़ है, यानी कि 5 टाइम्स ज्यादा, है ना। तो 1.6 करोड़ का अगर हम ऑफिशियल डाटा भी हम उठाएं तो आज के हिसाब से भी हम देखें तो लगभग 8 से 9 करोड़ के आसपास के लोग मारे गए थे उस लड़ाई के अंदर में, ठीक है। और लड़ाई का क्या निकला रिजल्ट? कुछ भी नहीं निकला। वर्ल्ड वॉर 2 हुआ है उसके बाद में, राइट। तो ये चीज है, लोगों की भूख जो ताकत की थी वो उसके बाद भी नहीं मिटी। तो उसी चीज को देख करके कि उन्होंने देखा कि किस जबरदस्त लेवल पे लोग मर रहे हैं, किस तरीके से यहाँ की जो लोगों की जीवन है, जो उनका लाइफ है, वो पूरी तरीके से मतलब डिस्ट्रॉय हो चुका है। ये चीजें वहां पर देखी, कितने लोग डरे हुए हैं इन सब चीजों के कारण, वॉर के कितने नेगेटिव इफेक्ट है, इन सब चीजों से दुखी होकर उन्होंने ये पोइम लिखी। इसीलिए इसे एलिजी या लेमेंट भी बोलते हैं, जो हमने ऊपर डिस्कस किया। तो एक तो कॉन्टेक्स्ट ये हुआ। दूसरा फिर क्या हुआ ना कि उसी लड़ाई के दौरान पे पहला पॉइंट आप ये याद रखना कि वर्ल्ड वॉर 1 के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने लिखी ये पोइम। क्यों लिखी? क्योंकि वर्ल्ड वॉर में उन्होंने ये जो चीजें मैंने आपको बताई वो चीजें उसने देखी और उसके बाद फिर वो उससे इंस्पायर होकर उनके अंदर बात आई कि ये लिखना है। दूसरा जो पॉइंट है जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, जिसने दूसरा इसके अंदर रोल प्ले किया, वो थे कि जिस टाइम पे वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, ठीक है, उस टाइम पे उनको क्या मिले, वहां पे एक और वॉर पोइट ही मिले। वॉर पोइट यानी कि वो भी उसी थॉट प्रोसेस के आदमी थे कि भाई जो लड़ाइयां हैं वो नहीं होनी चाहिए। वॉर जो है वो कोई नेशनलिज्म को बहुत ज्यादा प्रमोट करने का कोई टूल नहीं है, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ठीक है। वो आप लोगों को इस तरीके से नेशनलिज्म के प्रोपोगेंडा में फंसा के वॉर के लिए नहीं मजबूर कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि उनकी बाकी लाइफ भी है, वो तो चले जाते हैं, उनके पीछे के लोग रह जाते हैं। तो वो इसी थॉट प्रोसेस के आदमी थे, ठीक है। तो 1917 के अंदर में जब ये हॉस्पिटल के अंदर में थे तो वहां पर उनको एक और बहुत बड़े पोइट मिले जिनका नाम था सिगफ्राइड सेसॉन, ठीक है। तो जब ये सेसॉन से मिले तो उसके बाद इनके बीच में दोस्ती हुई और फिर सेसॉन से इंस्पायर होकर इन्होंने ये पोइम लिखी, ठीक है। और जो इनकी पोइम थी, ये पोइम बिल्कुल जो नेशनलिस्टिक आइडिया था, जो प्रोपेगेंडा था, नेशनलिस्टिक आइडिया प्रोपेगेंडा, यानी कि जैसे कि अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो भारत माता के लिए हम किसी को भी मारने मरने के लिए तैयार हैं। और अगर सरकार यही चीज लोगों के दिमाग में डाल डाल के लड़ाइयां करवाते रहे
तो मतलब अपने देश से प्यार करना अलग चीज है, नेशनलिस्ट होना अलग चीज है, लेकिन आप नेशनलिज्म के नाम पर लोगों की जिंदगियां खतरे में डालो, वो बिल्कुल अलग चीज है। राइट। नेशनलिज्म का मतलब है कि आप देश को ग्रो करने में हेल्प कर रहे हो, ये नहीं कि नेशनलिज्म का मतलब है कि आप देश को नीचा करने में लगे हुए हो, आप लोगों की जिंदगी संवारने की बात करते हो। नेशनलिज्म की जब बात करते हो, नेशनलिज्म जो है वो एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिसमें आप ये कहते हो कि लोगों का वेलफेयर हो तो नेशन का वेलफेयर होगा। ये नहीं कहते हो कि लोग मरे, लोगों का नुकसान हो, जिंदगियां तबाह हो और उसके बाद फिर हम नेशनलिस्ट कहलाएंगे, ये चीज नहीं है। तो इस प्रोपोगेंडा को इन्होंने काउंटर किया और जो उस समय पे जो पूरा का पूरा सिनेरियो था वॉर का, इसके अगेंस्ट में इन्होंने ये पोइम लिखी। तो इसलिए ही इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम एंटी वॉर पोइम भी बोलते हैं। तो अब ये जब हम पोइम पढ़ रहे होंगे तो इसके अंदर में दो पैराग्राफ हैं, सॉरी 2 स्टैंजाज हैं। दोनों स्टैंजा बिल्कुल अलग अलग इन्वायरमेंट के अंदर को, अलग अलग सेटिंग को, बिल्कुल अलग अलग सीन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम पहले स्टैंजा को देखेंगे जिसके अंदर में 8 लाइन्स है, तो वो 8 के 8 लाइन वो जो वॉर का सीन है या जो वॉर जहां पे लड़ाई हो रही है उस सेटिंग को के जो मतलब सीन्स हैं, उस सेटिंग के सीन्स को एक्सप्लेन कर रही है। उसके अलावा अगर हम दूसरा पैराग्राफ देखें जिसके अंदर 6 लाइन्स हैं, तो ये वाला पैराग्राफ जो है वो बता रही है किस चीज को, जो उनका होम टाउन है, जो उनका घर है, वहां के पूरे सीन को, उस होम टाउन के पूरे सीन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो 2 अलग अलग सेटिंग्स में ये पोइम जो है वो व्यू करके लिखी गई है, उनको एम करके लिखी गई है, ठीक है। एक बता रहे हैं बेसिक चीज कह रहे हैं इसके पीछे की, एक बता रहा है कि लड़ाई कैसी चल रही है, दूसरा पैराग्राफ बता रहा है कि उसके कारण उनकी जो दूसरी नॉर्मल लाइफ है जो सिविलियन, उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। राइट। तो ये चीज है सेटिंग ऑफ द पोइम। अभी हम आगे क्या पढ़ने वाले थे, समरी ऑफ द पोइम। तो इस पोइम की समरी पढ़ने से पहले एक मैं ब्रीफ में, बहुत ही छोटे में बता देता हूं कि ये पोइम किस थीम के ऊपर लिखी गई थी, ठीक है। तो इस पोइम के अंदर मेनली 2 थीम है। पहली थीम है वॉर और उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है ह्यूमन लाइफ के ऊपर, स्पेशली उनके जो सिविल लाइफ है और उनकी जो फैमिली है उसके ऊपर। पहला थीम ये है। दूसरा थीम है रिचुअल्स, ठीक है, क्योंकि ये यूरोपियन कंट्री की बात हो रही है। विल्फ्रेड ओवन जो थे वो इंग्लैंड के थे, ब्रिटेन के थे, तो जाहिर सी बात है कि वहां पे क्रिश्चियंस होते हैं, तो हम क्रिश्चियन रिचुअल्स की यहाँ पे बात करने वाले हैं। कैसे करेंगे वो हम आगे देखेंगे जब आप इसको पढ़ रहे होगे। अपने दिमाग में बस रखना, एक जगह पे लिख के रख लो कॉपी पेन पे कि इसके 2 थीम है, पहली वॉर एंड इट्स इम्पैक्ट और सेकंड रिचुअल्स।